स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITI पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर आज की क्लास में लेसन 3 जो कि है अर्धचालक, चालक और अचालक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो पुरानी वीडियोस को हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की उस पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें लेसन 1 और लेसन 2 ये इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने सॉल्व करवा रखे हैं। साथ ही जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आगे आने वाले लेसन्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको सबसे पहले पढ़ने को मिल जाए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं लेसन 3 के पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, तांबे का आपेक्षिक घनत्व होता है। आपको तांबे के बारे में और आपेक्षिक घनत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तांबा एक प्रकार का चालक होता है और आपेक्षिक घनत्व होता क्या है? आपेक्षिक घनत्व कोई भी धातु होती है उसका जो वेट होता है यानी मात्रा और बटा आयतन, कि इसका आयतन कितना है, इसके जो अनुपात होता है उसे आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। अब इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं चार। ए में है 9.8, बी में है 10.5, सी में है 8.9 और डी में है 4.2। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा सही वो सी वाला रहेगा, 8.9। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व होता है, उसमें तांबे का पूछा है, यहाँ एल्यूमिनियम का पूछ रहा है। ये भी एक प्रकार का चालक होता है। ए में है आपके 8.9, बी में 7.2, सी में है 2.7 और डी में है 4.1। जो आपका जो सही आंसर रहेगा वह सी वाला रहेगा, 2.7। अगला क्वेश्चन है, पित्तल धातु एक मिश्र धातु होती है जिसमें खालिस्तान का जो मिश्रण होता है वो कौन कौन सी धातु का होता है जिनसे दोनों मिलाकर पित्तल बनाए जाते हैं। अब आपको ऑप्शन में चार दिए हुए हैं। ए में है तांबा, बी में है जिंक, जिंक यानी जस्ता होता है, बी में है तांबा प्लस एल्यूमिनियम, सी में है तांबा प्लस कास्ट आयरन और डी में है लेड, लेड यानी जस्ता होता है प्लस टीन। तो पित्तल एक मिश्र धातु तो है, इसमें से दोनों धातु से कौन कौन सी धातु से मिलकर बनी है? तो आपका सी यू प्लस जेड एन, इन दोनों से मिलाकर आपकी पित्तल बनी है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा ए, तांबा प्लस जिंक। आपको ऑप्शन ए राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, लोहा व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा खालिस्तान है होती है। आपने देखा होगा कि लोहा और इस्पात, इस्पात नरम होता है, लोहा कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है। इसके बारे में आपको उसकी चालकता पूछे हैं, मैं बता देता हूं कि चालकता होती क्या है। यह हमेशा प्रतिरोध का विलोम होती है। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक जी बराबर 1/r। जैसे जैसे चालक हैं जिसमें चालकता बढ़ते हैं उसका प्रतिरोध जैसे जैसे घटता है। इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ए में है 1/8, बी में है 8 गुना, सी में है 4 गुना और डी में है 1/4। तो आपका जो आंसर सही रहेगा 1/8 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो तांबे की अपेक्षा जो लोहे का प्रतिरोध है 8 गुना होता है, तो 1/8 उसकी चालकता होगी। इस चीज को आपको समझना है कि जी बराबर 1/r। जैसे जैसे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है वैसे वैसे उसकी चालकता घटती है, एकदम विलोम में, इसीलिए इसका आंसर ए सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर खालिस्ताने की परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा लोहे पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जारी होने पर उस पर जंग लग जाता है ज्यादातर बारिश में। तो उस पर लोहे पर जंग से बचाने के लिए आप किस धातु का परत चढ़ाते हैं? तो जैसे ऑप्शन में है पित्तल, पित्तल एक प्रकार की मिश्र धातु है। बी में सोना, सोना बहुत कीमती होते हैं, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सी में जस्ता और डी में है एल्यूमिनियम। तो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो जस्ता रहेगा। आपको जस्ता का परत चढ़ानी पड़ेगी, इसके बाद में जंग नहीं लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है,
हम्म। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आपको विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों के बारे में जानकारी दे देता हूं। विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ होता क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक होता है जिसमें विद्युत धारा आप प्रवाहित नहीं कर सकते हो, जैसे पीवीसी है, इसके बाद में लकड़ी है, अभ्रक है, पोर्सिलेन है आदि। तो उनकी जो प्रतिरोधकता क्या होती है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे मान लो ये आपके इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर है आपका, यानी अर्धचालक है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो बीच का वाला भाग है, इसका जो प्रतिरोध है, ये तो प्रतिरोध और बीच की दूरी दोनों के गुणनफल करेंगे तो दोनों को मिलाकर उसकी प्रतिरोधकता आप निकाल सकते हैं। अब प्रतिरोध को तो आप किस में नापते हो? ओम में। ये ओम का चिन्ह इस प्रकार का होता है। और जो इसकी जो दूरी है या तो सेंटीमीटर में ली जाती है या मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो गया? ओम सेमी या ओम मीटर, आप इसका मात्रक आप बना सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है, तो ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। 10 के पावर 10 से 10 के पावर 18 ओम सेमी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रबड़ व गंधक को 1:4 या 1:5 अनुपात में मिलाकर 150 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो खालिस्तानी बन जाता है। कौन से अचालक बन जाता है? ए में है पीवीसी, बी में है पोर्सलेन, सी में एबोनाइट और डी में है बेकेलाइट। तो दोनों को गर्म करेंगे तो कठोर होगा। सबसे जो कठोर इसमें है, ऐसे तो पोर्सिलेन है, दूसरे नंबर पर एबोनाइट। तो आपका रबड़ और गंधक दोनों को मिलाएंगे तो एबोनाइट अचालक धातु बनती है, तो आपका सी सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटर ऑयल फील्ड केबलों में प्रावैद्युत पदार्थ यानी अचालक प्रयोग किए जाते हैं। कैपेसिटर में आपको बता देता हूं कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है और इसको प्रयोग क्यों लाया जाता है। आपने देखा होगा कि घरों पर आप पंखा यूज करते हो, इसके बाद में आप मोटर में कैपेसिटर लगाते हो। लगाने का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि ये पावर फैक्टर को मान बढ़ाता है। जब पावर फैक्टर का मान बढ़ाएगा तो परिपथ में जो आपके विद्युत जो बिजली खर्च होती है वह बिल कम आता है। इसके बाद में अगर मोटर में लगाएंगे या फिर आप पंखे में लगाते हैं तो एक फेज को 2 भागों में विभक्त करता है, जिसके कारण मोटर रोटिंग मैग्नेट फील्ड पैदा कर देते हैं, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इसी कारण से कैपेसिटर को आप लगाते हैं। तो ऑयल फील्ड केबल में प्रावैद्युत यानी अचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए में कागज, बी में पीवीसी, सी में लेदर ऑयल पेपर और डी में है फिल्म पेपर। तो आपका जो आंसर रहेगा ए कागज सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, इंसुलेटेड पेपर शीट जिसे 10 सेमी में मापा गया है उसका मान खालिस्तानी इंच होगा। तो सेंटीमीटर को इंच में आपको बदलना है। ये आपकी शीट है, ये शीट है, एक आयताकार शीट है, इसका जो मान है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है, उसको इंच में आपको बदलना है। तो यहाँ 1 mm, 1 इंच, ये इंच में, सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ कितने सेंटीमीटर की बात कर रहा है वो? 10 की। तो नीचे लिखेंगे 2.54/10 254 इंच। तो ऑप्शन में आपको ए में आपको ये आंसर नजर आ रहा है, तो ए सही आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फील्ड रेगुलेटर बनाने में उपयोग होता है। कौन सी धातु आप फील्ड रेगुलेटर बनाने में आप करते हैं? आपने बराबर देखा होगा कि जो रेगुलेटर होता है जैसे पंखे की गति को कंट्रोल करने आदि में प्रयोग में लाया जाता है। तो ए में नाइक्रोम, बी में टंगस्टन, सी में यूरेका और डी में है प्लेटिनम। जो यूरेका है ये आपका सही रहेगा। ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। इसमें 60% कॉपर होता है और 40% निकिल होता है। दोनों को मिलाकर यूरेका का निर्माण होता है। अगला है क्वेश्चन आपका, वोल्टेज मल्टीप्लाई
वह मानक प्रतिरोध बॉक्स बनाने में उपयोग की जाते हैं। कौन सी धातु का आप वहां प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लायर का मतलब होता है एक बॉक्स होता है, वहां अलग अलग मान के जो आपके वोल्ट मीटर लगे होते हैं, उसमें जो तारों को कनेक्ट करते हैं, उस कौन से तार से आप कनेक्ट करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ए में है मैग्नीन, बी में यूरेका, सी में नाइक्रोम और डी में है क्रोमियम। तो इसमें जो मिश्र धातु 3 है और एक धातु है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ए रहेगा। ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है मैग्नीन, इसी धातु का वहां प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है, यानी कौन सी धातु आप हीटिंग एलिमेंट बनाने में प्रयोग में लाया जाते हैं। जैसे आपने घरों पर हीटर देखा होगा, ये एक सीधा चालक होता है। अब इस चालक को मैं टर्न दे देता हूं इस प्रकार से, ये टर्न, तो ये एक टर्न के रूप में चालक की लंबाई घट जाती है, और इसके रूप में जब ये टर्न दिया जाता है जिसके कारण ये ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न करता है, इसके लिए आप कौन सी धातु को ज्यादातर यूज करते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन में भी टर्न देते हैं, आपने देखा होगा टंगस्टन का जो तार है ये बल्ब में प्रयोग में लाया जाता है। बी में है नाइक्रोम, सी में है मैग्नीन और डी में है प्लेटिनियम। तो जो ज्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है, जो ऊष्मा पैदा करता है, वह है नाइक्रोम तार। और नाइक्रोम तार एक प्रकार का मिश्र धातु होते हैं जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमिनियम होते हैं। दोनों को मिलाकर नाइक्रोम प्रयोग धातु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ चालक पदार्थों के परमाणु की संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखो पहले बता दूं, इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी परमाणु के अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कि परमाणु के अंतिम जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें कुछ चालक पदार्थ यानी अचालक के बारे में पूछा गया है। ए में है 4 से अधिक, बी में 4 और सी में है 4 से कम और डी में केवल 2। मैं बता देता हूं आपको, तो इसका आंसर रहेगा ए 4 से अधिक होते हैं और 4 आपके सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है उसमें होती हैं, और 4 से कम चालक में होती हैं। तो आपका ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, चालक पदार्थों में मानक चालक माना जाता है। मानक चालक का मतलब जो ज्यादातर प्रयोग होता है और सस्ता भी होता है और अधिक लंबे समय तक चलता है, मानक चालक माना जाता है। विद्युत संबंधित जो कार्य करते हैं ज्यादातर कौन से चालक का प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पूछा गया है। ए में चांदी, चांदी बहुत ज्यादा महंगी होती है। सोना, सोना भी बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा महंगा होता है। सी में तांबा और डी में है एल्यूमिनियम। जो ज्यादातर मजबूत लंबे समय तक चलता है वो चलेगा आपका तांबा, तो इसलिए इसे मानक चालक माना गया है। तो आपका सी राइट है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं। सिरोपरी लाइन होते हैं उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, कौन से तार का प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा सिरोपरी यानी सिर के ऊपर से जो लाइन निकलती है उसे सिरोपरी लाइन कहते हैं। जैसे 11 केवी, जिसे आप 11 केवी को वितरण के नाम से जानते हैं। 33 केवी जिसे आप प्रसारण के नाम से जानते हैं। 132 केवी जो 6 लाइन होती है, ये सब सिर के ऊपर से निकलती है। इसमें कौन सी तार का आप यूज करते हैं? ए में कठोर लोहा चालक, बी में नरम एल्यूमिनियम चालक, सी में है नरम लोहा चालक और डी में है ACSR चालक। तो यही आप प्रयोग में करते हैं, तो डी आपका सही रहेगा। इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूं। ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ए का मतलब एल्यूमिनियम। सी का मतलब होता है कनेक्टर, सी का मतलब होता है कनेक्टर, जो कनेक्टर होता है उसे चालक कहते हैं। एस का मतलब होता है स्टील, इसमें बीच में एक स्टील का तार होता है। और आर का मतलब होता है रिफेंड, रिफेंड का मतलब होता है एंटेना। अगला जो क्वेश्चन होता है आपका, मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है। कौन से आप तार का यूज मोटर वाइंडिंग में करते हैं? मैंने बता दिया अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो तांबा होता है वो मानक चालक के रूप में घोषित किया गया है, माना गया है। तो मोटर वाइंडिंग में जो प्रयोग में लाया जाता है कौन से तार को? कर्षित कठोर तांबा। जो तांबा होता है, अगर तांबे में आप कैडमियम धातु मिलाएंगे तो उसे कर्षित कठोर तांबा, हाइड्रोन यानी कॉपर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नरम तांबा यानी अनिकृत जो तांबा होता है, इसे नरम तांबा के नाम से जानते हैं। सी में है सुपर इनेमल तांबा का तार
सुपर इनेमल तांबा का तार का मतलब होता है जिस ऐसा चालक जिस पर इंसुलेशन चढ़ा हो और खुलने के बाद में उसका जो चालक भाग वो बाहर निकला हो, उसे सुपर इनेमल तांबे का तार कहते हैं। एक होता है शुद्ध तांबा जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, मात्र वो तांबे का होता है। तो आपको मोटर वाइनिंग में जो प्रयोग में लाया जाता है वो कौन से तार को आपको प्रयोग में करना चाहिए? नरम तांबा। तो बी आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की विशेषता क्या है? क्योंकि आज के जमाने में जब विद्युत संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वायरिंग हो और भी काफी काम करते हैं आप, तो उसके लिए एल्यूमिनियम आजकल यूज करते हैं। तो इसकी विशेषता ऐसी क्या है जिसके कारण तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम का प्रयोग में करते हैं? ए में संरक्षण प्रतिरोधी। संरक्षण का मतलब होता है बाहरी जो वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है एल्यूमिनियम पर नहीं पड़ता है। ये मुख्य बातें। संरक्षण का प्रतिरोधी होता है, सही बात है। उच्च चालकता होते हैं। उच्च चालकता क्यों होते हैं? क्योंकि इस पर कोरोना प्रभाव का भी असर नहीं होता है। सी में भार में हल्का होता है। ये तांबे की उपेक्षा भार में हल्का होता है। जैसे मान लो दो समान लंबाई के तार ले लो आप, एक तरफ एल्यूमिनियम ले लो, दूसरी तरफ तांबे का तार ले लो, और तांबे का तार जो होता है उसका भार अधिक होगा और एल्यूमिनियम का तार का भार कम होगा। ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें चारों बातें सत्य हैं। तो डी राइट रहेगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिरुपुरी लाइनों व मशीनों के अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। जब आप अर्थ करते हो, अर्थ इस प्रकार से इसका अर्थ का चिन्ह होता है, यह अर्थ का चिन्ह होता है। अर्थ करने का उद्देश्य क्या होता है? उपकरण और मानव दोनों की सुरक्षा होते हैं, इसी उद्देश्य से आप अर्थ करते हो। तो ये कह रहा है सिरुपुरी लाइन मतलब सिर के ऊपर से निकलने वाली जो लाइन 11 केवी 33 केवी, वो मशीन में मध्यम वोल्टेज आ जाते हैं 650 वोल्ट के ऊपर या नीचे के अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। कौन से तार का आप यूज करते हैं? ए में जीआई, बी में है स्टील वायर भी आता है, सी में है कास्ट आयरन और डी में पीवीसी तार। ज्यादातर जो सिरुपुरी लाइन और मशीनों में अर्थिंग में जो प्रयोग करते हैं वो जीआई तार करते हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा ये रहेगा सही। अगला प्रश्न है, द्वितीयक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सबसे अधिक उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बैटरी में जो द्रव्य हम भरते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर द्वितीयक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, किस चीज का उपयोग करता है, तो मैं आपको बता दूं। इसके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कॉपर सल्फेट, तनुगंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया क्लोराइड। तो द्वितीयक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक अम्ल का उपयोग करते हैं, इसे H2SO4 भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण आपको समझना पड़ेगा। इसका निर्माण तेजाब व डिस्टिल वाटर से मिलकर होता है। तेजाब को हम 1 अनुपात में यूज में लेते हैं, वहीं जो डिस्टिल वाटर है वो 3 अनुपात में यूज में लेते हैं। ठीक है, 1:3 में जब हम तेजाब और डिस्टिल वाटर को यूज में लेते हैं, इससे H2SO4 का निर्माण होता है और H2SO4 को जब हम द्वितीयक सेल में डालते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सबसे अधिक H2SO4 यानी तनुगंधक अम्ल को का ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत इस्त्री व सोल्डरिंग आयरन के हीटिंग एलिमेंट व बॉडी के बीच इंसुलेशन होता है। मैं आपको पहले समझा दूं, जो विद्युत इस्त्री व सोल्डरिंग आयरन है ये विद्युत से कनेक्ट होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी गर्म होती है और उसके बाद इनका उपयोग में लिया जाता है। और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, इसमें नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है। यहाँ पर पूछा गया जो हीटिंग एलिमेंट है जिसमें जिससे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होकर जो गर्म हो रही है जो धातु है वो है नाइक्रोम की धातु। ठीक है, इसके बाद बीच में होती है लास्ट में होती है बॉडी। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसके बीच में जो इंसुलेशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो क्या चीज होती है। इंसुलेशन ऐसी धातु होती है जो अचालक होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो बॉडी और नाइक्रोम यानी जो हीटिंग एलिमेंट के बीच में कौन सा इंसुलेशन होता है। अगर इंसुलेशन का उपयोग हम बीच में नहीं करेंगे तो बॉडी ये इसके संपर्क में आ जाएगी हीटिंग एलिमेंट के, और इसमें भी गर्मी यानी ऊष्मा हो जाएगी और ये खराब हो सकती है। तो बीच में हमें इंसुलेशन का उपयोग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इंसुलेशन के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं अब्रक, एस्बेस्टस, सी है पोर्सिलीन, डी है कांच। तो इसमें जो इंसुलेशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो होती है अब्रक, जो कि है ए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का आज का अंतिम प्रश्न था। स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे वो सबसे पहले मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।